हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए अच्छे से रहें, घर पे अच्छे से खाएं, खेलें, कूदें और थोड़ा बहुत टाइम मिले तो उसमें थोड़ी बहुत फिज़िक्स पढ़ लो। राइट, चलिए तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज इस समय आप फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पे थोड़ी बहुत फिज़िक्स के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं या फिर थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूं। हाँ भाई, तो चैप्टर अपना कौन सा चल रहा था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उम्मीद करता हूँ इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्लक्स का मतलब हमने फाइनली जो फॉर्मेट समझा बच्चों, देखिए मैं लास्ट वाला टॉपिक डिस्कस वापस से कर रहा हूँ। हमने जो फाइनली फॉर्मेट समझा चुंबकीय फ्लक्स का फाई बी बराबर क्या समझा बच्चों? समाकलन बी सदिश डॉट डी एस सदिश। एक तरीके से हम ये भी कह सकते थे कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल ही चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करता है। ठीक है, या फिर हमने इसको और कैसे समझा? हमने इसे कुछ ऐसा भी समझा था, बी ए कॉस थीटा, यही समझा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर के टॉपिक के बारे में, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसे सिंपली हम क्या लिख देते हैं? EMI। EMI क्या होती है? सुना हुआ नाम होगा वैसे आप लोगों को, है ना? क्या भाई, जिन्हें पता है 12वीं तक वैसे आपको ये नॉलेज हो जानी चाहिए और ये पता ही होना चाहिए। EMI वैसे क्या होती है? जनरल में हम बोलते हैं कि बैंक से जब हम कोई लोन लेते हैं तो लोन की हमें किस्तें चुकानी पड़ती हैं, उन किस्तों को ही क्या कहा जाता है? EMI बोला जाता है ना? चलिए, तो ऑल राइट, अब भी हम उस EMI की बात नहीं कर रहे। हमने अभी तक बैंक से कोई लोन लिया भी नहीं है। भगवान करे कि ऐसा कोई दिन भी नहीं आए कि लोन लेना पड़े, और लोन लो तो फिर तरीके से किस्तें चुका दे, नहीं तो सिविल खराब हो जाएगी। ऑल राइट, चलिए, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था बच्चों कि विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसको उत्पन्न करेंगे? धारा को उत्पन्न करेंगे या विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से संभव है, ये से ये कैसे संभव है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम फैराडे के प्रयोगों का उपयोग करेंगे। फैराडे ने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के अध्ययन से ही हमें प्रदर्शित हो जाएगा। देखिए, प्रयोगों का अध्ययन करते हुए काम करते हैं। ऑल राइट, समझिए, फैराडे का प्रयोग उसने कुछ इस तरीके से किया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि उसने शुरुआत में एक चुंबक ली बच्चों, ये एक दंड चुंबक है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव मान लीजिए और ये इसका उत्तरी ध्रुव मान लीजिए। ठीक है, और इस दंड चुंबक के जस्ट सामने की ओर एक कुंडली रखी हुई है। कुंडली तो आप सभी समझते हैं, है ना? और इस कुंडली में इसका संबंध हमने किससे कर दिया है? गैल्वेनोमीटर से कर दिया है। गैल्वेनोमीटर तो आप सभी को पता है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर में बीच में तो होता है 0 और इस तरफ भी 30 और इस तरफ भी 30, ऐसे संख्यात्मक मान होता है। अगर ये बीच में 0 तो इसका मतलब कुंडली में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, या फिर इस बंद परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ये परिपथ कैसा है? बंद है, पूरा क्लोज्ड है, और इस परिपथ में कोई बैटरी भी नहीं लगी हुई है। ये बात ध्यान में रखना, कोई बैटरी लगाई है? नहीं लगाई है। ठीक, उन्होंने पहला केस क्या किया, फैराडे ने क्या अपने प्रयोग में देखा वो समझिए। उन्होंने देखा, समझना है इस चीज को, कि पहले ये जो चुंबक थी, दंड चुंबक, वो बच्चों स्थिर थी। स्थिर थी तो उसका वेग कितना होगा? 0। स्थिर चुंबक। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है वो समझिए।
अगर ये स्थिर चुंबक है बच्चों, है ना, अगर ये स्थिर चुंबक है तो इससे क्या गुजर रही होंगी, तो हमने बोला चुंबकीय बल रेखा इससे गुजर रही होंगी, नॉर्थ से ऐसी तो निकलती है बाहर की ओर, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरी, ठीक। तो ये जब चुंबक स्थिर थी बच्चों, तो उन्होंने देखा कि ये गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो संकेतक है, पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर का, ये अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा रहा, इसमें मूवमेंट देखने को ही नहीं मिला। अगर इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला तो क्या इस बंद परिपथ में कोई धारा बही? आंसर है नहीं बही, ठीक है, ये बात समझना। पहला केस जब उन्होंने देखा कोई दंड चुंबक को स्थिरावस्था में किसी कुंडली के पास में रखा, तो उनको देखने को मिला कि गैल्वेनोमीटर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि चलो स्थिर रखने पर हमें विद्युत धारा प्राप्त नहीं हो रही। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने वापस से वही कुंडली ली, ये दूसरा पॉइंट मान लीजिए इसका, और यहां पर वही गैल्वेनोमीटर, है ना, और अब यहां पर ये जो चुंबक पहले जो स्थिर अवस्था के अंदर थी, है ना, अब इस स्थिर अवस्था वाले चुंबक को उन्होंने गति करवाई, और कितने वेग से, तो आंसर है v वेग से। v का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो v वेग से वो चुंबक को कहाँ की ओर लेकर के गए, तो हम बोलते कुंडली के पास में लेकर के गए। कुंडली के पास में जैसे ही लेकर के जाते हैं, उन्हें देखने को मिलता है क्या भाई, ये जो गैल्वेनोमीटर का संकेतक जो प्रारंभ में 0 की ओर इंडिकेट कर रहा था, अब इसमें कुछ विक्षेप आ जाता है, ये विक्षेपित हो गया। अगर ये विक्षेपित हुआ बच्चों, तो मेरे को बताओ कि क्या परिपथ में कोई धारा बह रही होगी? आंसर है बह रही होगी। अरे भाई, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आए तो धारा तो बही होगी, बिना धारा के ये विक्षेप नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, विक्षेप आया, विक्षेप आया तो इसमें कोई धारा बही होगी, ठीक है। उस धारा की दिशा के बारे में अभी कोई गौर मत करो, अभी हम उस धारा की दिशा को डिस्कस नहीं करेंगे, कम से कम आज के वीडियो में तो अभी अपन इस समय डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन हमें क्या पता चला कि जब ये चुंबक इसके पास में आ रही थी, किसके पास में, कुंडली के पास में, या फिर इस बंद परिपथ के पास में आ रही थी, तो फिर क्या देखने को मिला, धारामापी में विक्षेप देखने को मिला। इसका मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, ठीक है। तो फैराडे ने सोचा कि जब चुंबक को पास में लेकर के आते हैं तो फिर विद्युत धारा मिलती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर उन्होंने बोला कि चुंबक को पास में लाने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है क्या, चुंबक को दूर ले जाने पर कोई ऐसा परिवर्तन आता है क्या? तो फिर अपन ने तीसरा पॉइंट देखने की कोशिश करी जो फैराडे ने शायद किया होगा। वो क्या है, अब ये जो चुंबक है जो पहली अवस्था में आप पास में लेकर के आए थे, है ना, अब हम इसको दूर लेकर के जा रहे हैं। पहले हम इसके उत्तरी ध्रुव को पास में लेकर के आए थे तो विक्षेप देखने को मिला। अब इसी चुंबक को उसी कुंडली से दूर लेकर के जाया जा रहा है, या उस बंद परिपथ से दूर लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही दूर लेकर के गए, फैराडे को ये वापस से देखने को मिला कि अभी भी इस धारामापी में क्या आ जाता है, विक्षेप आ जाता है, लेकिन इस विक्षेप की दिशा प्रारंभ से जस्ट विपरीत प्राप्त होती है। पहले अगर ऐसा विक्षेप था इस तरफ था तो अब विपरीत हो गया है, ठीक। तो फैराडे ने एक निष्कर्ष तो निकाला। क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, अभी अपन थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जब किसी दंड चुंबक को किसी कुंडली के पास में लाया जाता है या किसी कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो उस कुंडली में जो कि एक बंद परिपथ के अंदर संयोजित है में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कंडीशन अप्लाइड, वो दंड चुंबक क्या करनी चाहिए, गति करनी चाहिए। चलिए ये बात भी ठीक है। अब क्या दंड चुंबक ही गति करे तो ही इस कुंडली में क्या हो,
धारा बहे। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी। अब क्या चेंज कर रहे हैं वो समझ लीजिए, चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इस दंड चुंबक को स्थिर रखो, इस कुंडली को आगे पीछे कर लो भाई। तो वो क्या देख रहे हैं, ये दंड चुंबक, ये वापस से उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। दंड चुंबक अभी स्थिर है, 0 मतलब स्थिर है ना। और ये जो कुंडली की बात की जा रही थी, इस कुंडली को मूव किया गया, आंसर कहाँ की ओर, विवेक से मूव किया गया, कहाँ की ओर, चुंबक की ओर। चुंबक की ओर जैसे ही कुंडली को मूव किया जाता है, क्या होता है बच्चों, वापस से ये जो धारा मापी थी, इस धारा मापी में विक्षेप देखने को मिलता है। ये ऐसा जैसे पहले इस अवस्था में मिला था, उत्तरी ध्रुव को पास में लेकर के आए थे, विक्षेप इस तरफ था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबक तो स्थिर है लेकिन कुंडली को पास में लेकर के आ रहे हैं, वापस से विक्षेप की दिशा दोनों की समान दिखी, ठीक है। लेकिन विक्षेप तो आया है ना, अभी तो वो छोड़ो, अभी इतना समझ में आया कि विक्षेप तो आया। इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि गति कौन करे, दंड चुंबक ही करे। गति तो उस कुंडली की भी हो सकती थी या दोनों की भी हो सकती थी, ये बात ध्यान में रखना। यदि कोई कुंडली या फिर कोई दंड चुंबक दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या होने चाहिए बच्चों, गतिमान होने चाहिए, ठीक है। तो गतिमान होते हैं तब जाकर के क्या बहती है, आंसर है धारा मापी में है ना, विक्षेप प्राप्त होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर हुई ये बात समझ लीजिए। दोनों में से कोई एक या फिर दोनों क्या करनी चाहिए, गति करनी चाहिए, अर्थात उन दोनों के मध्य सापेक्ष गति होनी चाहिए। कैसी गति होनी चाहिए, सापेक्ष, दोनों एक दूसरे के हिसाब से गति करनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आया। तो पहले केस में जब चुंबक स्थिर थी और वो भी कुंडली को भी हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, कुंडली भी क्या है, स्थिर है। तो जब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में स्थिर थे तब किसी प्रकार की धारा नहीं हुई। लेकिन जब दोनों के मध्य कोई सापेक्ष गति हुई, दोनों में से या तो एक गति करने लग गया या फिर शायद दोनों ही गति करने लग गए एक दूसरे के सापेक्ष, उस केस में क्या प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई, ठीक है। चलिए अब एक और चीज की बात कर लेते हैं हम, समझना अब इस चीज को, दोनों के बीच में सापेक्ष गति होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक केस डाल देता हूँ, 5th नंबर यहाँ पर समझिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, और ये चुंबक जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से कहाँ की ओर जा रही है, इस ओर जा रही है, ठीक है। फिर ये गैल्वेनोमीटर और ये कुंडली भी इसी दिशा में, कितने से, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, दोनों एक ही दिशा के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि क्या धारा मापी के अंदर विक्षेप प्राप्त होगा क्या, बताओ जल्दी से बताओ, सोचो 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 जल्दी से बताओ कि धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होगा नहीं होगा, हाँ सोचो। पहले तो ये सोचो कि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हैं या फिर स्थिर प्रतीत होंगी। दोनों का वेग समान है, दोनों एक ही दिशा में, ठीक। तो क्या दोनों के बीच की दूरी ये चेंज होगी क्या, चेंज होगी, आंसर है नहीं चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच की दूरी घट रही थी, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही थी, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों के बीच की दूरी घट रही थी। ये दूरी जो है चुंबक और कुंडली के बीच की, ये दूरी या तो कम होनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी,
सापेक्ष गति का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी, यही सापेक्ष गति है। यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या है बच्चों, स्थिर हैं। ये कैसा केस है, ये वैसा ही केस है जैसा आपने 11वीं में कभी पढ़ा था कि एक बस है, बस 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, तो उसमें बैठे हुए हर एक व्यक्ति कितने की रफ्तार से चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। अब बस चल रही है तो वो व्यक्ति भी सारे के सारे गतिमान है, पहला। लेकिन जब एक बगल वाला व्यक्ति, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे बगल में एक और व्यक्ति बैठा हुआ होगा, क्या वो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं? आंसर है नहीं गति कर रहे हैं, वो दोनों तो स्थिर हैं एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है और इसके बगल वाला भी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, इसके सामने वाला भी, इसके पीछे वाला भी, सारे के सारे 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं और ये सारे के सारे एक दूसरे को क्या देखते हुए दिख रहे हैं, स्थिर दिख रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब अगर दोनों समान दिशा में समान वेग से गति कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके मध्य सापेक्ष गति नहीं है। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर देखी जाती तो वो जीरो दिखती है हमें। ठीक, तो हमें क्या पता चला, ये तो पता चल रहा है ना कि दोनों के मध्य की सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, तो फिर यहाँ पर विक्षेप कैसा होगा बच्चों, जीरो। कोई विक्षेप आएगा ही नहीं, धारा बहेगी नहीं उसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप तो बोलोगे कि सर आप बोल रहे थे कि तो अगर दोनों ही गति करें तो भी धारा बहेगी। थोड़ा समझो, सापेक्ष गति जोड़ दिया, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष अगर गति करें, ठीक है, तो ही हम क्या बोलेंगे, धारा जनरेट होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। या तो चुंबक पास आए या चुंबक दूर जाए, मतलब दोनों के मध्य की दूरी या तो घटे या बढ़े, उसके हिसाब से क्या होता है, विद्युत धारा जनरेट होती है। अब ये ध्यान में रखना, उत्तरी ध्रुव को पास लाने पर अगर विक्षेप इस तरफ है तो उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाने पर विक्षेप की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ऑलराइट, अब क्या ये जरूरी है कि चुंबक को ही कुंडली के पास में लेकर के आए तो कुंडली में धारा प्रवाहित हो? ठीक है, ऐसा कोई जरूरी है कि चुंबक ही हमेशा पास में लेकर आए? तो ये कोई जरूरी नहीं कि चुंबक ही पास में लेकर आए। आप कोई भी वो चीज पास में लेकर आ सकते हैं या फिर दूर लेकर के जा सकते हैं जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो किसी के कारण भी उत्पन्न हो सकता था, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है नहीं होता? चलिए, तो इस चुंबक की जगह हम कोई वृत्ताकार कुंडली भी रख सकते थे। चलो एक और चीज अपन डिस्कस करते हैं। ये जो वृत्ताकार कुंडली में धारा बही, समझना, इस चीज को थोड़ा समझिए। ये जो इस वृत्ताकार कुंडली के अंदर, ये कुंडली जो हम देख रहे हैं, इनमें जो ये जो धारा बह रही है, धारा को बहने के लिए कोई ना कोई तो बैटरी होनी चाहिए। बिना बैटरी के कोई धारा नहीं बनती, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई बैटरी है ही नहीं, तो फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जब चुंबक पास आ रही थी या दूर जा रही थी तो सबसे पहले तो इस कुंडली के सिरों पर कोई ना कोई बैटरी बना रही थी। बैटरी का मतलब विद्युत वाहक बल जनरेट कर रही थी, उत्पन्न कर रही थी, और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में क्या बह रही है, धारा बह रही है। ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी होगी, विद्युत वाहक बल की, और उस विद्युत वाहक बल से कौन बहेगा, धारा बहेगी। ये बात ध्यान रखना। और धारा कब बहेगी, जब ये कुंडली जो है वो बंद परिपथ में संयोजित है। अगर ये खुला परिपथ होता, लेट सपोज करो यहाँ पर अपन एक कुंजी लगा देते हैं और ये खुली होती, ठीक है, तो क्या इस धारा मापी में विक्षेप आता? आंसर है नहीं आ पाता, ये आपको जीरो ही दिखाता। ठीक, लेकिन क्या उस केस में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ? आंसर है हुआ। ठीक है, विद्युत वाहक बल तो था, बैटरी तो थी, बैटरी तो बन गई, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल तो बना, लेकिन धारा नहीं बही। धारा क्यों नहीं बही? क्योंकि परिपथ खुला था। अगर यही परिपथ बंद होता तो उस विद्युत वाहक बल से परिपथ में धारा भी बहती। बात समझ रहे हो? ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि पहले तो एक बैटरी का निर्माण होता है, मतलब विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल का निर्माण होता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आपको सोचना है
ठीक है, क्या सोचना है वो समझिए कि ऐसी कौन सी चीज है इस चुंबक में जिसके कारण ये बगल वाली जो कुंडली है इसमें धारा उत्पन्न हो गई या इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ऐसा क्या कर दिया भाई इसने? तो फिर सोचो। तो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बता दिया था वैसे तो कि इस चुंबक से क्या गुजरी, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। तो पहले केस में अपन मान लेते हैं, पहला केस जिसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं बच्चों वो 3 गुजर रही थी उस कुंडली से। जब हम दूसरे केस में आए तो जैसे जैसे आप इस चुंबक को पास में लेकर आते जाएंगे, ये गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या जो कि इस कुंडली से गुजर रही हैं उनकी संख्या में क्या हो जाएगी बच्चों? वृद्धि हो जाएगी। ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, पहले 3 गुजर रही थी, अब कैसी गुजर गई? 5 गुजर। बल रेखाओं की संख्या में क्या आया? परिवर्तन आया। ठीक है, चलिए दूर लेकर के गए, दूर लेकर गए तो पहले शायद 3 गुजर रही थी, इस बार शायद दूर ले जाने पर कितनी गुजरी? प्रारंभ की अपेक्षा में कम हो गई, 2 ही बल रेखाएं इससे गुजर पाई। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप पास में लेकर के आ रहे हो, पास में लेकर के आ रहे हो तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में अगर परिवर्तन आता है लगातार समय के साथ, बल रेखाओं की संख्या में क्या आना चाहिए? परिवर्तन आना चाहिए। तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे धारा मापे में विक्षेप देखने को मिलेगा, मतलब धारा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो आपने अभी देखा 3 बल रेखाएं गुजरी, विक्षेप 0। फिर 10 सेकंड बाद में आकर देखा वापस से 3 ही गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि दोनों गति कर ही नहीं रहे थे, वापस से विक्षेप 0। फिर 20 सेकंड बाद में आकर के देखा वापस से 3 ही बल रेखा गुजर रही थी, दोनों स्थिर थे, वापस से 0 विक्षेप आया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो पहली बार देखा तो 3 गुजरी थी, फिर ये पास में आ रहा था तो 5 गुजरी, फिर 10 सेकंड बाद में देखा तो 6 गुजरी, 20 सेकंड बाद में देखा तो शायद 50-60 गुजर गई होंगी। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि बल रेखाओं की संख्या में लगातार क्या आया? परिवर्तन आया। बल रेखाओं की संख्या से कौन सी क्वांटिटी रिलेटेड है बच्चों? कौन सी? चुंबकीय फ्लक्स। कौन सी है? चुंबकीय फ्लक्स, जो लास्ट टाइम पढ़ा था अपन ने, है ना, लास्ट वीडियो में पढ़ा है। ठीक, तो हम ये समझ गए कि ये जब चुंबक पास में आती है, दूर जाती है, तो वो एक क्वांटिटी को, एक राशि को लगातार चेंज करती है। और वो कौन सी राशि थी? आंसर है चुंबकीय फ्लक्स। और इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ में चेंज होता है तो आपको क्या देखने को मिलती है? धारा देखने को मिलती है। वो धारा कब भाई? जब परिपथ बंद था। ठीक, और विद्युत वाहक बल भी आपको देखने को मिलेगा। वो विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता कि परिपथ बंद है या फिर खुला है, विद्युत वाहक बल तो जनरेट होगा ही होगा। परिपथ बंद है तो धारा भी बह जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ जाती है फैराडे के विभिन्न प्रयोगों से। कौन सी? कि जब किसी बंद परिपथ से संबंधित या फिर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ क्या आता है? परिवर्तन आता है। या तो वो बढ़े या वो समय के साथ घटे, दोनों में से एक ही काम होगा, या तो घटना या बढ़ना, तभी तो परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन आता है तो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली के सिरों पर या फिर बंद परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण अगर ये परिपथ बंद है तो क्या बह जाती है? इस परिपथ में धारा बह जाती है। ये फैराडे ने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, कुल मिलाकर के फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को कैसे परिभाषित किया होगा? उसने बोला होगा कि जब किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो फिर उस बंद परिपथ में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम जल्दी से उतारो, या फिर आपने उतार लिए तो बहुत बढ़िया, वीडियो को पॉज करो, डायग्राम अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है,
ऑलराइट, तो उतार लिए होंगे, तो आगे चलते हैं और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आई ना बच्चों? हम बोलते हैं कि चुंबक को पास ले जाने पर या दूर ले जाने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या या तो बढ़ती है या फिर घटती है, जिसके कारण किस में परिवर्तन आता है? चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन आता है। चूंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया तो फिर धारामापी में हमें विक्षेप देखने को मिला। ठीक है, इस वाले केस में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा? नहीं आया। पहले भी 3 बल रेखाएं, बाद में भी 3 बल रेखाएं, मतलब जितना फ्लक्स पहले गुजर रहा था उतना ही बाद में गुजर रहा था। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आया तो फिर धारा भी नहीं भाई। ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन आना जरूरी है। अगर फ्लक्स परिवर्तित नहीं हुआ तो फिर धारा भी नहीं बहेगी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए मिटा दो ना। मैं आपको बातों ही बातों में फैराडे का प्रथम नियम समझा चुका हूं बच्चों। देखिए क्या लिखेंगे इसे, तो परिभाषा समझिए। जब किसी बंद परिपथ में बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है ना। इस चीज को समझो कि बैटरी थी नहीं, है ना, विद्युत वाहक बल वाली कोई बैटरी, ई विद्युत वाहक बल की कोई बैटरी लगाई नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो बैटरी बन गई। ठीक है, आपको कुंडली के अंदर या उस बंद परिपथ में सिर्फ और सिर्फ धारा मापी दिखी होगी और कोई स्रोत था ही नहीं जिससे धारा बहे। ठीक है, तो हमने बोला कि परिपथ में बैटरी थी नहीं तो धारा बहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उस परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चेंज करवा दिया, जिसके कारण उसमें ऑटोमेटिकली कहीं से एक बैटरी जनरेट हो गई, एक विद्युत वाहक बल खुद ही बन गया। ठीक है, वो जो विद्युत वाहक बल खुद ही बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो परिपथ में धारा बहती है बच्चों, उसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जब किसी बंद कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उसके सिरों में क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना ही क्या कहलाती है बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, मेरे हिसाब से याद भी हो जाएगी, है ना। क्या याद रखना है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। ठीक है, अब ये हो चुका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको इतना ही याद रखना है, इतना ही एग्जाम में आता है। वो डायग्राम जो मैंने आपको बताया वो दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने आपको एक कुंडली से दूसरी कुंडली का नहीं बताया, वो इतना खैर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन तो भी मैं समझा देता हूँ।
देखिए, कम से कम चीज़ें पता तो चले, वो सिर्फ समझने के लिए इसे वैसे उतारने की आवश्यकता नहीं है। लेट सपोज करो हमारे पास में एक कुंडली पहले से ही है, ये प्राथमिक कुंडली है, और इस प्राथमिक कुंडली का संबंध किससे है बच्चों? बैटरी स्रोत से है ना। ऐसा, और यहां पर मैं धारा नियंत्रक लगा देता हूं, और ये दूसरी कुंडली, इसका संबंध किससे बच्चों? गैल्वेनोमीटर से। ठीक, आप समझ लीजिए कि ये एक परिनालिका है ना। बहुत सारे वलय जो हैं वो पास पास में, बहुत सारे फेरे जो हैं बहुत पास पास में, और एक लंबी परिनालिका है जिसकी त्रिज्या बहुत कम है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये परिनालिका मान लो या फिर एक कुंडली मान लो जिसमें बहुत सारे फेरे हैं। उसके कारण इस कुंडली के बीच में क्या उत्पन्न होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेट सपोज करो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी, क्योंकि इसमें धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मैं अगर परिनालिका मान लेता हूँ तो फिर वो चुंबकीय क्षेत्र जो इसके अक्ष पर उत्पन्न होगा वो होगा μ0 स्मॉल n × I। ये चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करेगा धारा के ऊपर। ठीक है, अब क्या हो रहा है वो समझना बच्चों। हमें क्या पता चल रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं कि अगर ये फ्लक्स, चलो इससे भी पहले समझते हैं, हम बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं अगर ये चेंज हो रही हैं, ये क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? आंसर है चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। और अगर चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो फिर कौन बनेगी? आंसर है विद्युत वाहक बल, EMF, और अगर परिपथ बंद है तो फिर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। ये दोनों का ही क्या होगा? निर्माण होगा। कंडीशन अप्लाइड, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चेंज होनी चाहिए तो चुंबकीय फ्लक्स भी चेंज होगा। अब आप ये गौर करें बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? चुंबकीय फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हमने समझा, BA cos थीटा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? पहला, चुंबकीय क्षेत्र को आप क्या करो, या तो बढ़ाओ या फिर घटाओ, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके। ठीक है, दूसरा, उस कुंडली का जिससे चुंबकीय क्षेत्र पास हो रहा है, इस कुंडली का है ना, जिससे चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, जिससे चुंबकीय बल रेखा है गुजर रहा है, उसका क्षेत्रफल या तो घटाओ या फिर बढ़ाओ। ठीक है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर इस थीटा में, क्योंकि थीटा को चेंज करेंगे तो कोस थीटा चेंज होगा, कोस थीटा चेंज होगा तो फिर फाई भी चेंज होगा। ठीक, तो हम बोलेंगे या फिर किस में, इस थीटा में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तीन तरीकों से किसको चेंज किया जा सकता है? चुंबकीय फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। तो तीन तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बनाया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर सकते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के क्षेत्रफल के बीच में कोण को लगातार क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया, एक धारा नियंत्रक लगा रखा है। ये प्राथमिक कुंडली है। कौन सी कुंडली है बच्चों? प्राइमरी कॉइल। ठीक है, ये वाली। तो हमने बोला प्राइमरी कॉइल मान लो, या फिर इसको अपन क्या मान लेते हैं? परिनालिका मान लेते हैं, सोलेनॉइड, प्राइमरी सोलेनॉइड। ठीक है, तो हमने बोला कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमने सिंप्लिसिटी के लिए परिनालिका माना, तो पता चला कि धारा I पे निर्भर कर रहा है। ठीक, अब ये दोनों ही स्थिर है, समझना, ये भी क्या है? स्थिर है, और ये भी क्या है? स्थिर है। और इसमें अगर I धारा जा रही है, इसमें क्या जा रही है? I धारा जा रही है, तो उसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा ऐसे गुजरेंगी इससे, है ना, गुजरेंगी। ठीक,
चलो अब अगर धारा में चेंज नहीं करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चेंज आएगा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में कोई चेंज आया नहीं तो फिर फ्लक्स में भी कोई चेंज आया नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ना तो क्षेत्रफल सदिश को चेंज करना है ना ही कोण को चेंज कर सकते हो आप, दोनों स्थिर है। ठीक है, तो हमने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र चेंज नहीं हुआ तो फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो फिर विद्युत वाहक बल भी नहीं बना, विद्युत वाहक नहीं बना तो फिर तो प्रेरित धारा भी नहीं बनेगी। धारा मापी विक्षेप कितना? 0। लेकिन आपने पहले परिपथ में क्या जोड़ रखा है? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक की सहायता से आप धारा को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट केस समझिए। अब आपने क्या किया, इस धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा को आपने बढ़ाना चालू किया। पहले 1 एम्पीयर बह रही थी, आपने उसे फिर 1.5, 1.8, 2, 2.1, 2.3 ऐसे करके क्या करना चालू किया? बढ़ाना चालू किया। जैसे ही आपने धारा को बढ़ाया, इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी क्या हुआ? वृद्धि हुई। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा तो कौन बढ़ा? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो गया है, बढ़ा मतलब परिवर्तित हो गया। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हुआ तो फिर कौन बनेगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा तो फिर किसकी संभावना है? प्रेरित धारा की भी संभावना है। अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा की भी संभावना है। तो हमने बोला धारा बही और विक्षेप दे गई, ऐसा विक्षेप आ गया। बात समझ में आ गई? दोनों स्थिर है, लेकिन इसमें धारा का मान चेंज करने से चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो गया। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं धारा बहाने के लिए? इस धारा को घटा दो। धारा को घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? घटेगा। चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी घटेगा। चुंबकीय फ्लक्स घटना, चुंबकीय फ्लक्स घटना इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा भी बहने की संभावना है, अगर परिपथ क्या है? बंद है तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस चीज को समझ लीजिए। क्या ये एक ही तरीका है जिससे वहां भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता या फिर प्रेरित धारा बहती? आंसर है नहीं। आप इस वाली कुंडली को पास में लेकर के चले जाओ या दूर लेकर के चले जाओ तो भी वो चीज़ संभव है, या फिर इस कुंडली को, द्वितीय कुंडली को आप दूर ले जाओ या पास ले जाओ तो भी इसमें क्या बहेगी? धारा बहेगी। ठीक है, कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, ये जो कुंडली है ना जिससे चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, इसके चुंबकीय फ्लक्स को चेंज करवाना है। वो चाहे आप कैसे भी चेंज करवाओ, चाहे इस कुंडली को खींचो, बड़ा करो, कैसे भी करो, बस इसका फ्लक्स चेंज करवा दो भाई। इसका फ्लक्स चेंज हो गया तो फिर इसमें धारा बह जाएगी। ठीक है, तो अब स्टार लगा करके ये चीज़ तो लिख ही दीजिएगा कि आप चुंबकीय फ्लक्स कैसे परिवर्तित करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र कोमा कुंडली का क्षेत्रफल तथा बी व क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण पर निर्भर करता है। इन तीनों में से किसी भी एक राशि को परिवर्तित करने पर चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा?
परिवर्तन होगा। ठीक है ये बात, चलिए ऑल राइट। तो कुल मिलाकर के हमने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना है। अब बच्चों एक चीज़ आप ये थोड़ा समझिए, हम वहाँ पर कुछ ऐसा बोल रहे थे, समझना, जब आपने 7वां चैप्टर पढ़ा था ना बच्चों, तब आप वहाँ पर कुछ ऐसा समझ रहे थे, समझना इस चीज़ को, कि जैसे जैसे धारा को, किसी धारावाही चालक तार में धारा को बढ़ाएंगे उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। धारा को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही संभव है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने से धारा भी बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र को घटाने से भी धारा घटेगी? क्या ऐसा संभव है क्या? तो यहाँ पर ये आंसर थोड़ा देना जरूरी है कि जो प्रेरित धारा है वो प्रेरित धारा क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन पर निर्भर करती है क्या? तो ये थोड़ा समझना जरूरी है बच्चों। तो ये चीज का एग्जाम्पल फैराडे ने कैसे दिया? इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उन्होंने प्रयोग में। देखिए, ये कुंडली बना ली और बंद परिपथ हो गया हमारे पास में। ये जो चुंबक थी, अब इसे गति करवा रहे हैं, या तो इसको गति करवाओ या इसको गति करवाओ, मैं चुंबक को ही गति करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल ही तो ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को इसके पास में लेकर गए v वेग से, और v वेग शुरुआत में उन्होंने लिया 2 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, इट्स एन एग्जाम्पल कि लेट सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये गति तो कर रहा है, गति कर रहा है, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी चेंज होती जा रही है। कैसे चेंज होती जा रही है? तो हमने बोला कि पहले सेकंड में इसमें 2 बल रेखाएं गुजरी, फिर तीसरे में 4 गुजरी होंगी, फिर चौथे के अंदर 6 गुजरी होंगी, फिर 8 गुजरी होंगी। ऐसे बल रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है तो चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है, मतलब परिवर्तित हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ा तो फिर धारा भी, विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ। विद्युत वाहक बल जनरेट हुआ तो इसमें धारा बह गई और इसमें क्या आया, विक्षेप आ गया, कुछ ना कुछ विक्षेप आया। तो मैंने आपको बताया होगा गैल्वेनोमीटर में, ये 0 है तो इस तरफ मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 30 जाता है। ठीक है, मान लेते हैं, वैसे कई में चेंज भी हो सकता है, 30 वाला ही सामान्यतः यूज होता है। तो पहले केस में जब वो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था तो आपको देखने को मिला कि ये विक्षेपित तो हुआ, लेकिन इसका कांटा कहाँ पर पहुंचा, 10 पर। पॉइंटर कहाँ पर आया, 10 पर ही आया। अब फैराडे ने चेंज किया, 2 मीटर की जगह उन्होंने उसी चुंबक को किससे गति करवाई, जस्ट डबल या उससे ज़्यादा वेग से, 4 मीटर पर सेकंड से उसको पास में लेकर के आए। उससे क्या हुआ, अब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, प्रारंभ की तुलना में तो बढ़ी गई। पहले 4 गुजरी, फिर 8 गुजरी, और फिर अगले सेकंड के अंदर ये हो गई 12। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ, है ना। परिवर्तन बहुत जल्दी हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स भी बहुत तेजी से चेंज हुआ। चुंबकीय फ्लक्स जितना तेजी से चेंज हुआ तो उन्होंने देखा कि अब ये कांटा बढ़ करके चला गया है 20 पर, चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा ये पॉइंटर आगे की ओर जाएगा उतनी तो धारा बहेगी। फिर उन्होंने बोला कि क्या ये और चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसे 6 मीटर पर सेकंड कर दो। 6 मीटर पर सेकंड से उन्होंने देखने को मिला पहले 6 बल रेखाएं गुजरी, फिर 12 गुजरी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर 18 गुजरी होंगी। ठीक है, मतलब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या और तेजी से चेंज हुई। बल रेखाओं की संख्या तेजी से चेंज हुई तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हुआ, चेंज हुआ। चुंबकीय फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो विद्युत धारा। लेकिन इस बार बहने वाली विद्युत धारा ज्यादा हो गई। अब ये पॉइंटर जो 20 था वो टच हो गया 30 के। ठीक, तो फिर फैराडे ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्रेरित धारा थी या ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था, ठीक है, ये किस पे निर्भर कर रहा था, चुंबकीय फ्लक्स पे तो निर्भर कर रहा था, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर पर, कितना तेजी से वो चेंज हो रहा है। अगर उसे धीरे धीरे चेंज करेंगे तो विद्युत वाहक बल जो है वो कम मिलेगा। अगर उसे बहुत तेजी से चेंज करेंगे, चाहे उसे तेजी से कम करो चाहे उसे तेजी से बढ़ाओ, मतलब चुंबक को या तो तेजी से पास में लेकर आओ या चुंबक को तेजी से दूर लेकर के जाओ। ठीक है, ये है ना। तो हुआ क्या कि अगर चुंबकीय फ्लक्स को तेजी से चेंज किया
ठीक है। फ्लक्स को बहुत तेजी से चेंज किया, मतलब फ्लक्स में समय के साथ जो परिवर्तन था वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। वो परिवर्तन अगर ज़्यादा हुआ तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा होगा और प्रेरित धारा का मान भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस पे निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, कि समय के साथ कितना जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। अगर चुंबकीय फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा, अगर चुंबकीय फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कम होगा भाई। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। चुंबकीय फ्लक्स में जितना तेजी से परिवर्तन आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये तेजी से परिवर्तन का मतलब आप चुंबकीय फ्लक्स को तेजी से घटाओ या तेजी से बढ़ाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने पर ही विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, नहीं। तेजी से फ्लक्स को आप घटा भी सकते हैं और तेजी से फ्लक्स को आप बढ़ा भी सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक भी है बच्चों। इसके अंदर एक पॉइंट और है जो हम डिस्कस करेंगे। चलो, वो डिस्कस थोड़ा सा सिंपल है, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। क्या भाई, समझना, ये कुंडली ली अपन ने, है ना, और ये गैल्वेनोमीटर। अब क्या कर रहे हो आप, ये चुंबक को चला रहे हैं, ये इसका S और ये इसका N, ये चुंबक को चलाया v वेग से और इसके पास में लेकर के आए। पास में लेकर के आए तो आपको पता है, सीधी सी बात है, इसमें विक्षेप आएगा, धारा बह जाएगी क्योंकि बंद है वो परिपथ। ठीक है, बंद कर दो। आप बोलोगे सर आपने तो बंद नहीं किया, ऑलराइट, तो वो बंद कर दिया अपन ने। ठीक, अब यहाँ पे चलाते 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 अब इस चुंबक को यहाँ पर ले करके आ गए, इतना पास में लेकर के आ गए हैं और अब हमने इसको क्या कर दिया है, स्थिर कर दिया है। ठीक, अब मेरे को बताओ, जैसे ही चुंबक स्थिर हुई तो क्या उस धारामापी में विक्षेप आएगा? क्या धारामापी में अभी भी, मतलब उस परिपथ में अभी भी धारा बहेगी क्या? सोचो थोड़ा सा, हम क्या बोल रहे हैं, दोनों के मध्य क्या होनी चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक गति कर रहा है, अर्थात दोनों के बीच की दूरी जो है वो अगर लगातार चेंज हो रही है तो ही धारामापी में विक्षेप है। चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो आप जब पास में लेकर के आ रहे थे तो हमने बोला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था तो विक्षेप भी दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही आपने इस चुंबक को स्थिर किया, समझना है इस चीज को, जैसे ही चुंबक को स्थिर किया, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या नियत हो गई, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स भी नियत हो गया, उसमें परिवर्तन नहीं आया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आया तो ना तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना ही धारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये जो विद्युत धारा बहती है ना, प्रेरित विद्युत धारा, ये तब तक ही बहेगी जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपने रोक दिया, वैसे प्रेरित विद्युत धारा भी खत्म हो जाएगी।
ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर आपको तब तक बहुत अच्छे से समझाता है जब तक कि आपकी खुद की इच्छा होती है कि हाँ मैं समझूं, ठीक है। लेट्स सपोज करो जिस समय आपकी इच्छा ही बंद हो गई, ठीक है, तो फिर उस टीचर की इच्छा भी बंद हो जाएगी कि ये वैसे ही नहीं समझते, इनको समझाने से फायदा क्या है, उतार करके जाओ, ठीक है। तो ये समझिए इस चीज को कि इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा कब तक रहेंगे, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन किसी भी क्षण आपने रोक दिया, उसी समय यहाँ पे प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना, फैराडे ने अपने प्रयोग से ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो प्रेरित विद्युत धारा है इसका अस्तित्व तब तक ही है जब तक कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन हो। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को समाप्त कर देने पर प्रेरित विद्युत धारा का अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, फैराडे के नियम। ऑलराइट, तो फैराडे के नियम, फैराडे ने 2 नियम दिए थे, तो हम लिख देते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे ने हमें क्या समझाया, उन नियमों से वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला फैराडे का प्रथम नियम। अब देखो, ये नियम तो आप पढ़ चुके हो भाई, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा दी थी ना, वो कि वो एज इट इज इसके अंदर लिखने वाले हैं। चलिए, तो लिख देते हैं। क्या था भाई, समझिए। जब किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किस में करना है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स में करना है। तो क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उस बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर यदि परिपथ बंद हो, जो कि बंद ही है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत
धारा भी क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, ये प्रेरित विद्युत धारा कब तक रहती है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये और लिख दीजिएगा, एवं इस प्रेरित विद्युत धारा का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है ना। यही क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है बच्चों। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए, ये फैराडे का प्रथम नियम है। ऑलराइट, जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन रोक दोगे तो प्रेरित विद्युत धारा भी जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको इस वाली बात को बहुत गौर करना है, क्या भाई, परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से उस बंद परिपथ में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ही होगा, चाहे परिपथ बंद हो चाहे परिपथ खुला हो। ये बात हो रही है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं बंद भी हटा दूं ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, वो कुंडली के सिरों पर तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना ही होना है। अगर वो कुंडली बंद परिपथ में है तो फिर उस बंद परिपथ में क्या बह जाएगी, धारा भी बह जाएगी। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत धारा तो तभी बहेगी जब परिपथ बंद हो, लेकिन अगर परिपथ बंद भी नहीं हुआ तो उत्पन्न कौन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ही होगा। इसका अस्तित्व पहले है और इसके अस्तित्व के कारण ही किसका अस्तित्व है, प्रेरित धारा का अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि पहले प्रेरित धारा आई और फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल, नहीं बच्चों, पहले कौन आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अस्तित्व में आएगा और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के अस्तित्व के कारण ही क्या बहती है, प्रेरित धारा बहती है। ठीक है, तो ये कौन सा नियम था, पहला। ठीक है, दूसरा नियम समझिए इसका, फैराडे का द्वितीय नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही आपको काम करके आना है। देखिए क्या है ये नियम, इन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बारे में भी बात कर दी कि इसका परिमाण कितना होता है। ठीक, तो इस नियम के अनुसार किसी कुंडली अथवा बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ये बात ध्यान रखना, इन्होंने दिशा की बात नहीं की है किसी भी हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात की है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबंधित, ये चीज़ हटा भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, परिवर्तन की दर के तुल्य होता है, ये लिख दो, दर के क्या होता है, तुल्य होता है। उन्होंने क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कैसे करना है तो आपको लिखना होगा, किसी कुंडली अथवा बंद परिपथ
में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस कुंडली अथवा बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E, ठीक, ये बराबर है किसके, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। वो परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ठीक है। और परिमाण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने एक बात ध्यान में रखिएगा कि फैराडे ने किसी हिसाब से प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात नहीं किया था कि उसकी दिशा कैसी होनी चाहिए। वो तो उसके जस्ट आगे लेंज आए, उन्होंने प्रेरित धारा की दिशा को समझाया, ठीक है। फैराडे ने सिर्फ और सिर्फ प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में बात किया कि वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है कितना। तो उन्होंने बोला एक कुंडली है, उसमें ऐसा देखा जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होगा। अब अगर यही कुंडली में n फेरे होते, कितने फेरे होते बच्चों, n फेरों वाली कुंडली के लिए, n फेरों वाली कुंडली है, तो क्या होता, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है बच्चों वो n से गुणा हो जाता, d phi डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये फॉर्मूला तो फैराडे के लिए बिल्कुल सही है। अगर इसका सही फॉर्मूला समझें तो इस फॉर्मूले को समझाने के लिए लेंज को या लेंज के नियम को भी समझना अत्यावश्यक है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ अपन फैराडे को ही डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लेंज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि एग्जाम में हम कहाँ तक करें, ठीक। तो हम बोलेंगे कि इतना करने के बाद में ये फैराडे ने बता दिया, ठीक है। अब जब फैराडे के साथ में लेंज को और जोड़ दिया जाए तो हम लिखेंगे फैराडे एवं लेंज के अनुसार, फैराडे एवं किसके अनुसार, लेंज के अनुसार। ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका फॉर्मूला होगा माइनस का n d phi अपॉन dt। ये ध्यान में रखें, माइनस का चिन्ह और लग जाएगा। वो क्यों लगेगा, वो लेंज को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। तो फैराडे ने तो बताया था n d phi अपॉन dt और उसमें माइनस का निशान किस भाई साहब ने जोड़ दिया, आंसर है वैज्ञानिक लेंज ने जोड़ दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, जब फैराडे का द्वितीय नियम पूछा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट होना ही चाहिए, ठीक है। ये इंप्रेशन बनाता है। फॉर्मूला तो दिमाग में रखो ही रखो कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होती है, फिर लेंज के अनुसार वो टिका देना भाई, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फैराडे का नियम जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊँगा ही करवाऊँगा। ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि अगर हमने न्यूमेरिकल साथ में नहीं किए तो रामायण तो ख़त्म होने वाली है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखो आप। बच्चों वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और जो चीज़ मैंने उतारी है वो साथ के साथ उतार लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हें शेयर करना भी चालू करें। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, इसके ऊपर हमारे पास में एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है वो देखिए 9.3। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार रखी हुई है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। कुंडली का तल ऐसा, ये कुंडली, तो कुंडली का तल तो ऐसा देखा जाएगा, ये तल हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, ये B की दिशा। अब समझिए, अगर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो इसका मतलब कुंडली का क्षेत्रफल सदिश तो इसी दिशा में चला गया, दोनों एक ही दिशा में हो गए क्या।
अगर दोनों एक ही दिशा में हो गए तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। ये ध्यान में रखना। लंबवत है। यदि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स वो भी कुंडली से संबंधित कितना है? 2t² - 6t + 9 वेबर। ठीक है, ओके, मिली वेबर है, मिली वेबर। ये स्मॉल m है बच्चों, इसको मत भूल जाना, जैसा मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था आप मत कर लीजिएगा। ये मिली है, स्मॉल m का मतलब यहाँ पर क्या है? मिली है, 10⁻³ ऑलराइट। हो तो t बराबर 5 सेकंड में कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। t बराबर कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पर क्या ज्ञात करना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो हमें फ्लक्स से प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना आता है। क्या भाई? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है -d∅/dt। फाइनल फॉर्मेट तो यही है भाई। आप चाहे तो मोड से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो वैसे भी फेरों की संख्या हमें दी हुई नहीं है, तो n का कोई लॉजिक रहा ही नहीं। -d/dt। अब अवकलन आना चाहिए देवताओं। 2t², फाई का मान रख रहा हूं मैं, 2t² - 6t + 9 और मिली यहाँ पर साइड में लिख देते हैं गुणा 10⁻³ ठीक है। चलिए माइनस, अब ये देखो d/dt सबसे गुणा होगा, तो माइनस को तो अलग रख रहा हूँ। d/dt गुणा हुआ किससे? 2t² से, माइनस d/dt गुणा हुआ किससे? 6t से, फिर बीच में प्लस का निशान, d/dt गुणा हुआ किससे? 9 से। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है? 10⁻³ ये तो सभी से गुणा में था। चलिए अब इसको सॉल्व करो, अवकलन आता है ना, नियत मान को क्या करोगे? बाहर लिखोगे, तो ये 2 बाहर लिख दिया। d/dt यहाँ पर अवकलन किसका होगा? t² का। फिर 6 को बाहर लिखो, d/dt, और यहाँ पर क्या रहा? t तो रहा, और 9 क्या है? नियत है। नियत का अवकलन हमेशा कितना होता है? 0 होता है। 10⁻³ बाहर चल ही रहा था। ऑल राइट, तो ये हो गया विद्युत वाहक बल, माइनस बाहर चल ही रहा है। 2 ऐसा का ऐसा, t² का अवकलन बताओ बच्चों। ये जो घात है वो उठ करके आगे, और 1 घात कम कर दो, 1 घात कम कर दोगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? t रह जाएगा। dt से dt कैंसिल कर दीजिए तो 6 ही रह गया, ये तो 0 था ही। 10⁻³ चलिए 2 दूनी 4 होता है क्या? तो 4t - 6 गुणा 10⁻³ ऑल राइट। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस समय पे बोल रहा है वो t बराबर 5 सेकंड पर क्या हो जाएगा? माइनस ऐसा का ऐसा 4 गुणा t की जगह रख दिया 5 -6 गुणा 10⁻³ मात्रक लगा लीजिएगा बच्चों। क्या बच्चों? वोल्ट। सॉल्व कर सकते हो मेरे हिसाब से, कर सकते हो। 4 पंजो 20, 20 में से 6 गए तो 14 आएंगे। माइनस का 14 दिखाई देगा, माइनस का 14 गुणा 10⁻³ वोल्ट। आप परिमाण में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 14 गुणा 10⁻³ वोल्ट भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या कर दीजिएगा? परिमाण लगा दीजिएगा। परिमाण लगाओगे तो फिर तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा देवताओं। ठीक है। हा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने वहाँ पे चेंज किया था? थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बराबर क्या होता है? d∅/dt है ना। वो जो मोड है ना वो इसके साथ में मत लगाओगे। आप किसके साथ में लगाओगे? विद्युत वाहक बल के साथ में लगाओगे। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है अपन से, वो ध्यान में रख लीजिएगा। करेक्शन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है। ठीक है, तो मोड इसी के साथ में लगेगा। ऑलराइट, चलो तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो माइनस का 14 मिली वोल्ट, जिसे आप परिमाण में लिखेंगे तो प्लस का 14 मिली वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, 9.4 एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है।
देखिए क्या बोल रहा है 9.4 में, संलग्न ग्राफ दिखाई दे रहा है ना 9.4, संलग्न ग्राफ किसी समय आश्रित चुंबकीय क्षेत्र बीटी को दर्शाता है। चलिए ग्राफ बना देता हूं मैं। फाइव टी है यहाँ पर, कैपिटल टी, और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम बी नॉट है। ऑल राइट, और भाग बताए हैं, ये ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये भाग जो है वो स्मॉल बी है, फिर भाग सी है, और फिर लास्ट वाला डी है। ठीक है, ऑल राइट। जो किसी चालक लूप पर एक समान रूप से अस्तित्व में होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी दिशा लूप के तल के लंबवत है, वही थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। चित्र के 4 भाग ए बी सी तथा डी को प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर अधिकतम को पहले लेते हुए क्रमित कीजिए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत वाहक बल इनमें से कौन से भाग में जनरेट हुआ वो पहले लिखना है, और सबसे कम जिसमें जनरेट हुआ उसे सबसे बाद में लिखना है। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल हम सिर्फ और सिर्फ अभी परिमाण के लिए ही बात करेंगे, ये बात ध्यान में रखो बच्चों, ठीक है, क्योंकि फैराडे का नियम ही वैसे अपन ने डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेरित विद्युत वाहक बल के किसके बारे में बात करेंगे, परिमाण के बारे में बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले अपन ए भाग की बात कर लेते हैं कि ए भाग में क्या हो रहा है। तो हमने लिखा ई और ए भाग का प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, वो क्या होगा, आंसर है डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, यही होगा। अब आप गौर कीजिए फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो हमने फॉर्मूला समझा, फाई इज इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू देखो लंबवत थी है ना, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, तो इसका मतलब इस केस में फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, बी इंटू ए होगा। कॉस जीरो का मान 1 होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये बात ध्यान में रखिए, मैं थोड़ा गलत बोल गया हूँ क्या, नहीं समझ लीजिएगा इस चीज़ को। अगर लंबवत है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और बी की दिशा एक ही होगी, लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था। ऑलराइट, तो ये हो गया फाई का फॉर्मेट, बी इंटू ए। कुंडली का क्षेत्रफल हम चेंज कर नहीं रहे, क्या चेंज हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। शुरुआत में 0 था, फिर बढ़ा, फिर नियत हुआ, और फिर चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं आ रहा। तो क्षेत्रफल नियत है और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा d बटा डी टी, समझिएगा। अब ये क्या हो रहा है, b इंटू क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर a तो नियत था, तो a को तो बाहर निकाला, d बटा डी टी फॉर्मेट हुआ सिर्फ और सिर्फ b के लिए। अब देखो dv बटा डी टी, अब b देखोगे तो a भाग के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है, तो b की जगह रखूंगा मैं 0, तो ये पूरी राशि कितनी हो जाएगी, 0। पता चल रहा है क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल a भाग के लिए कितना है बच्चों, 0 वोल्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरे भाग के लिए, मतलब b भाग के लिए EB लिख देते हैं। क्या होगा, अगेन वही होगा, d फाई डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, dt। अब ये थोड़ा सा समझिए क्या हो रहा है, समझना। तो हमने लिखना है d बटा dt, ये समझो फाई का मान कितना है, फाई का मान है बच्चों b इंटू ए, b इंटू ए, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और आगे की ओर समझते हैं कि क्षेत्रफल सदिश तो नियत था, ठीक है बात, तो क्षेत्रफल सदिश को बाहर लिखा, ये हो जाएगा dB बटा dt। अब परिवर्तन कितना वो और समझिए, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे डेल b बटा डेल t नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना इस चीज को, ठीक। तो हम अगर इसको ऐसा लिखें तो ये क्या होगा,
तो ए देखो ऐसा का ऐसा, डी बी परिवर्तन कहाँ से कहाँ की ओर हुआ, तो हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र शून्य से कहाँ की ओर गया, बी नॉट की ओर। तो हमने लिखा अंतिम चुंबकीय क्षेत्र माइनस प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, डिवाइडेड डेल टी परिवर्तन देखो समय में 2t माइनस टी, 2t से सॉरी t और 2t है तो 2t माइनस क्या करेंगे, t करेंगे, क्या हो जाएगा ये बी नॉट ए डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, टी। ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका। फिर अगला देखो सी भाग के लिए, सी भाग के लिए आप देखते हैं तो बी नॉट स्थिर ही चल रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, परिमाण डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, फिर d डिवाइडेड बाय डी टी, बी इंटू ए तो नियत था ही, ए तो बाहर जाना ही है, डी बी बटा डी टी, जिसे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ए डेल बी बटा डेल टी, ठीक है। चलो काम करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में तो परिवर्तन है ही नहीं, बी नॉट माइनस बी, ऐसा ही तो हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, अंतिम भी बी नॉट था और इस केस में प्रारंभिक भी बी नॉट था। अंतिम मतलब 3t पर बी नॉट और 2t पर बी नॉट, ये प्रारंभिक हुआ, तो बी नॉट माइनस बी, ए बाहर चल ही रहा था। डेल टी समय में परिवर्तन 3t माइनस 2t, क्या हो जाएगा भाई, 0। इसका भी प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, 0, तो ए का भी 0 है और सी का भी 0 है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो इस वाले भाग के लिए, डी भाग के लिए, डी भाग के लिए क्या होगा, बताओ, यहाँ कर देता हूँ मैं। डी भाग के लिए देखें, परिमाणी तो देखना है, चलिए मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, इतना बराबर क्या, ए डेल बी बटा डेल टी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, अंतिम चुंबकीय क्षेत्र 0 माइनस प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र कितना, बी नॉट डिवाइडेड बाय समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन मतलब 5t माइनस क्या 3t। अब मेरे को ये बताओ, मैं जब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ले रहा हूँ तो क्या मेरे को ये इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा क्या, बताओ, माइनस में लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप परिमाण की बात कर रहे हो, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को इसको ऐसा मोड़ लगा दिया मैंने, ठीक है। ऑलराइट, क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी नॉट आएगा, धनात्मक मान ही लेंगे, और ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना 2t। मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, फिर इसका और इसमें आप देखोगे तो अगर ये x मान लिया जाए, इसको अगर आप x मान लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x और x में किसका भाग, 2 का, ठीक है। तो वो आधा हो गया, ये वाला आधा है और ये जस्ट दुगना हो गया उससे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, विद्युत वाहक बल बी वाले भाग का, क्योंकि परिवर्तन तेजी से हो रहा है, तो हमने लिखा विद्युत वाहक बल ई बी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उससे कम किसका है, ई डी का है। उससे कम किसका है, या तो ई ए लिख दो या फिर ई सी लिख दो, मैं ई ए लिख देता हूँ, और ई ए और ई सी दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है जैसा मैंने आपको समझाया। चलिए, ओके, तो ये इतना ही था प्रेरित विद्युत वाहक बल का। मेरे हिसाब से सवाल हो चुका है। फैराडे का नियम अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर किसी को कन्फ्यूज़न है बच्चों, तो मैं तो आपको ये कहूँगा डायरेक्ट चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लिख दो। तो हम बोलेंगे बी नॉट से बी ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बी नॉट, तो आपको फाइनली परिवर्तन ही तो लिखना था। तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, बी नॉट लिख सकते थे। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना सर आप माइनस खा गए, भाई खाया नहीं है, यहाँ पे परिमाण बोल रहा था तो मेरे को प्लस ही लेना है। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, मैं खाना ही खाता हूँ बच्चों और कुछ नहीं खाता हूँ।
ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो फैराडे के नियम से रिलेटेड ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया बच्चों, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको 3 राशियों के मात्रक लिखने हैं। कौन कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आप लिखोगे, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक लिखोगे, और विद्युत वाहक बल का मात्रक लिखोगे। मेरे को बताओ, देखें आपको पता चला या नहीं चला, ठीक है। ऑल राइट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।